छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के प्रभावितों को मिला 34 लाख का मुआवजा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले पीसीसी चीफ व सांसद दीपक बैज। भाजपा की मांग, चारा घोटाले की तर्ज पर ही गौठान घोटाले की सीबीआई जांच हो। कलेक्टर ने जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में कानून और सुरक्षा व्यवस्था की ली बैठक। अब खबरें विस्तार से। एनएमडीसी स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रभावित ग्राम पंचायत नियानार एवं पंडरीपानी के 10 प्रभावितों को मिला 34,749 रुपए की मुआवजा राशि। पंडरीपानी के 3 तथा नियानार के 7 प्रभावितों को मिली भूमि मुआवजा राशि विधायक कार्यालय में विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन एवं श्रम विभाग रेखचंद जैन ने प्रदान किया मुआवजा राशि का चेक। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशीलता सहज भूमि प्रभावित किसानों को चेक प्रदान किया जा रहा है। हमारे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एनएमडीसी द्वारा स्लरी पाइपलाइन की परियोजना का काम चल रहा है। कल इसी कड़ी में मेरे जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पंडरीपानी और ग्राम पंचायत नियाना के 10 किसान जिनकी जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे कल 34,749 रुपये का मुआवजा का चेक कल हमने जनता को, किसानों को, प्रभावितों को दिया है। और किसानों में इस बात की खुशी है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में, भूपेश जी के कार्यकाल में जो भी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई उसकी मुआवजा तत्काल निपटान हो रहा है। इसके लिए उनको बहुत कृतज्ञता उन्होंने जाहिर की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज ने दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सौजन्य मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी भरोसे का सम्मेलन हेतु छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने गौठानों के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के भारी दुरुपयोग और घोटाले का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है और मांग की है कि बिहार के चारा घोटाले की तर्ज पर ही इस गौठान घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। गागड़ा ने 2 टूक शब्दों में कहा कि गौ माता के नाम पर कांग्रेस की भ्रष्ट प्रदेश सरकार ने बिहार के चारा घोटाले से बड़ा घोटाला किया है। प्रदेश सरकार के इस तथाकथित गौठानों में न गाय है और न ही गोबर। गागड़ा ने भाजपा जिला कार्यालय में पत्रवार्ता के दौरान कहा कि गौठानों के नाम पर भी कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने सब्जबाग दिखाए, लेकिन न तो गौठानों में गायों के लिए पर्याप्त इंतजाम है और न ही गोबर से निर्मित खाद का कहीं अता पता है। गागड़ा ने कहा कि हाल ही में 269 करोड़ रुपए के तो केवल गोबर घोटाले का खुलासा हुआ है और प्रदेश सरकार इस आरोप का जवाब तक विधानसभा में नहीं दे पाई। इससे साफ है कि प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र में बेदर्दी से घोटाले करके प्रदेश के संसाधनों की लूट मचा रखी है। प्रदेश में चहु और गौठानों का बुरा हाल है और गौवंश बेहाल है। कांग्रेस ने गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई थी, पर उसकी प्रदेश सरकार ने न गंगा माता को छोड़ा और न गौ माता को छोड़ा है। जबकि सरकार का जो गाइडलाइन है, जो नरागुड़ा बाड़ी है, उसमें 300 गाय प्रति गौठान रखने का इनका गाइडलाइन भी है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि 300 क्या 3 गाय भी नहीं है। तो 3 गाय रखे तो गाय भी मर गई, कोई चिंता भी नहीं की है। और विधेयक बनाने के बाद में 2022 में 3 गौठान से 150 गाय भूख प्यास से मर भी गए। गौठान गाय चरने गए, गोबर तो मिलना चाहिए। हम गोबर की बात कर रहे हैं, आपने गोबर घोटाला किया है। आपके नियम में तो 300 गाय होना चाहिए, किसी गौठान 3 गाय नहीं थी, तो 300 गाय गोबर कहाँ गया होगा? हम और पूछना चाहते हैं। 300 गाय गोबर को घोटाला मिलना चाहिए, तो क्या लखमा जी इसको हेलीकॉप्टर में डिलीट चल दीजिए या फिर उसको दिल्ली भेजेंगे गोबर को? हम तो ही जानना चाहते हैं गोबर कहाँ गया।
कलेक्टर विजय दयाराम के ने राजस्व और पुलिस के अधिकारियों को कहा कि सूचना तंत्र को अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है ताकि कानून और सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने दोनों विभाग के मैदानी अधिकारियों को साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर कानून व्यवस्था के लिए समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय होते हैं, उनके खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में कानून और सुरक्षा व्यवस्था की बैठक ली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि राजस्व और पुलिस के अधिकारियों को ग्रामीणों से सतत संवाद कायम करना है, साथ ही समस्या पैदा करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करना जरूरी है। बैठक में 9 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आवश्यक व्यवस्था और गौ तस्करी पर नियंत्रण के लिए भी चर्चा किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हरीश मंडावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पॉल, समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व और पुलिस तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मां दंतेश्वरी मंदिर से एनएमडीसी रेस्ट हाउस तक लंबाई 3.52 किलोमीटर लागत लगभग 22 करोड़ का भूमि पूजन भाजपा शासन काल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा 12 मई 2018 को किया गया था। इस विषय पर विगत 7 दिन पूर्व कलेक्टर बस्तर को पत्र लिखकर पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कहा था कि अनेक बार निवेदन उपरांत भी भाजपा शासन काल में हुए विकास कार्यों के भूमि पूजन शिलालेख को यथास्थान पर स्थापित नहीं किया गया है। अगर 7 दिवस के अंदर शिलालेख स्थापित नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा कार्य स्थल पर शिलालेख स्थापित किया जाएगा। इसी कड़ी में भाजपा ने मां दंतेश्वरी मंदिर के समीप प्रगति पथ सड़क निर्माण की भूमि पूजन शिलालेख स्थापित करने की घोषणा की है। इस विषय पर अब दोनों दलों के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हम लोग ने हमारे मध्य बस्तर भारतीय जनता पार्टी जिला के तत्वाधान में हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ने मां दंतेश्वरी मंदिर से लेके एनएमडीसी का जो रेस्ट हाउस है, जहां तक का 3.5 किलोमीटर जो रोड है, जिसका 23 करोड़ रुपए की राशि मैंने स्वीकृत कराई थी, उसका ये जो भूमि पूजन का पत्थर है, ये 12 मई 2018 को डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा भूमि पूजन कर दिया गया था। उस पत्थर को जो लगाया नहीं गया है, उसके लिए हमने फिर से पुनः पत्थर स्थापित किया है। और आने वाले समय में ऐसे जो काम और भी हैं, चाहे वो कोलिंग का रोड का मामला हो, चाहे अपने बैडमिंटन कोर्ट का मामला हो, बौद्ध घाट थाने से गुरु गोविंद सिंह चौक का रोड का मामला हो, और ऑडिटोरियम के मामला हो, ऐसे जो जहां पर हमारे पुराने काम जिनमें पत्थर भूमि पूजन का पत्थर नहीं लगाया है, भूमि पूजन और लोकार्पण 2 अंग होते हैं किसी निर्माण के। भूमि पूजन जो रहते हैं वो हम लोग ने किया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। और लोकार्पण का यह है, ये लोग लाए लोकार्पण का पत्थर, सम्मानित जो और लोग हैं अभी तत्कालीन जनप्रतिनिधि है वो लगाए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये हमारा जो हमारे कार्यकाल का भूमि पूजन का पत्थर जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में तत्कालीन कलेक्टर धनंजय देवांगन जी और सम्मानीय यहाँ के राजेश गुरु जो थे, उन्होंने अपने वहाँ पर रख दिया था, उसको हम पुनः स्थापित कर रहे हैं। आरोप निराधार है। भूमि पूजन आपने किया, अच्छी बात है। निर्माण कार्य कांग्रेस वजह से सरकार में राशि जारी हुई और काम हुआ। जनता अच्छे से देख रही है कि हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी सरकार के मुखिया जो कहते हैं वो करते हैं। उस रोड को हमने बनाया, जनता को समर्पित किया। शिलालेख की बात है तो शिलालेख वो कांग्रेस सरकार को ये काम नहीं है किसी का शिलालेख को हटाए। ये काम कहाँ लगाया गया था, किस जगह लगाया गया था, ये जानकारी से तो हमको कोई लेना देना नहीं। भूमि पूजन की अच्छी बात है, काम कांग्रेस सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में काम हुआ है। और जिला प्रशासन हो चाहे कांग्रेस सरकार, ये घिनौना काम हम लोग नहीं करते। हम तो जनता से जो वादा किए उसको करके दे रहे हैं, जनता अच्छे से दे रही है। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं।
एनएमडीसी लिमिटेड के वित्त निदेशक और कार्यवाहक सीएमडी अमिताभ मुखर्जी ने ब्लास्ट फर्नेस में कोक की चार्जिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू की। इस अवसर पर आयोजित पूजा में भाग लेने के बाद मुखर्जी ब्लास्ट फर्नेस के कंट्रोल रूम के लिए रवाना हुए, जहां से उन्होंने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया। कई कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पार कर इस्पात संयंत्र को चालू करने की दहलीज पर लाने के लिए मुखर्जी ने टीम की सराहना की। मुखर्जी नगरनार स्टील प्लांट की कमिश्निंग के लिए चल रहे कार्यों का जायजा लेने के लिए देर रात हैदराबाद से नगरनार पहुंचे। टीम के वरिष्ठ सदस्यों को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने अंतिम चरण में चल रहे काम के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अगले कुछ दिनों में जो भी मुद्दे सामने आएंगे उनका समाधान आपातकालीन आधार पर करना होगा। देश की नजरें हम पर हैं, हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। नगरनार स्टील प्लांट के टीम ने मुखर्जी को भरोसा दिलाया कि उनकी नजर हमारे लक्ष्य पर केंद्रित है और वह कमिश्निंग में कोई ढील नहीं आने देंगे। बीते दिनों कम्युनिस्ट पार्टी ने कोंडागांव जिले के विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी विभिन्न मांगों में प्रमुख 2005 से वन भूमि में काबिज सभी जाति वर्गों के लोगों को वन अधिकार पट्टा प्राप्त हो, शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासकीय भूमि में घर बनाकर रह रहे हैं उन्हें निःशुल्क उक्त भूमि का पट्टा दिया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। आज जो है हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले जो है स्थानीय समस्याओं को लेकर जो है एक दिवसीय धरना दिए थे और आज हमारी जो प्रमुख मांगे थी, जो स्थानीय जो निवासी है जो 2005 से पूर्व से वन भूमि पर काबिज है उनको जो है वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जाए और वे किसान जो 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज है और उनकी भूमि पर जो है वन विभाग द्वारा जो है जबरन पौधारोपण किया जाए उसको तत्काल रोका जाए। बेरोजगार व्यक्ति जो हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। मकान जो कई वर्षों से काबिज रहकर मकान बनाकर निवास करते हैं ऐसे लोगों को निःशुल्क मकान का पट्टा दिया जाए और जो बस्तर के मूल निवासी हैं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है कोंडागांव राजस्व जिले के जो ग्राम हैं जिनको पुलिस जिला नारायणपुर में रखा गया है और इस दो तरह की प्रशासनिक व्यवस्था से जो परेशान हैं वो उतने पूरे जिलों को जो कोंडागांव राजस्व जिले में है और पुलिस जिला नारायणपुर में रखा गया है उसको कोंडागांव पुलिस जिला के अंतर्गत रखा जाए ताकि वहाँ के निवासियों को जो है दोहरी शासन व्यवस्था दोहरी प्रशासनिक परेशानियों को न झेलना पड़े, इसलिए उनको जो है कोंडागांव जिले में मिलाया जाए ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं और हम इसके लिए हमेशा संघर्षरत हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता जागरूकता रैली के साथ ही की गई, जिसमें सरायपाली एसडीएम हेमंत रमेश, नंदवार विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र मांझी, जनपद सीईओ सहित कई विभाग अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भाग लिया। मतदाता जागरूकता रैली जो सरायपाली के माधवराज सदाशिव गोवलकर स्कूल से साइकिल रैली के रूप में प्रारंभ होकर सरायपाली के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए नई मंडी प्रांगण तक पहुंची और वहां से वापस चौक चौराहों से होते हुए मतदाता जागरूकता के नारों के साथ वापस पहुंची। इस रैली का उद्देश्य लोगों को अपने मताधिकार के महत्व को समझाने और आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का 100% सही उपयोग कर सही जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जागरूक करना था। अधिकारियों ने बताया कि इस जागरूकता रैली से लोगों में जागरूकता आएगी और अपने मताधिकार के महत्व को समझेंगे और आने वाले चुनाव में इनका सही उपयोग कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर आज जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों ने साइकिल चलाकर रैली को अधिकारियों के साथ मिलकर सफल बनाया। ये रैली जो है हमारे स्वीप कार्यक्रम के तहत है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 100% मतदान करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य क्या बताना चाहते हैं सर? ये संदेश देना चाहता है कि 100% मतदान हो, निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर, सब जितने मतदाता हैं मतदान करें। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली जो है निकाली गई। इसमें कौन कौन से अधिकारी शामिल रहे? विकासखंड स्तर के सभी अधिकारी, हमारे मानवाधिकार राजस्व एवं विकासखंड के जितने भी अधिकारी हैं सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। आज हमारे निर्वाचन का मतलब नामावली जो है उसका प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, तो उसका सबसे मतलब सब तक वो पहुँचे
इसके लिए स्कूली छात्राओं के साथ और छात्र छात्राओं के साथ एक साइकिल रैली निकाली गई। ये रैली अपना मंदिर स्कूल से निकल के अपना नया मंडी जो है वहाँ तक गई और शहर के चौक चौराहे से होके गुजरी है। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि मतदाता के जो मतदार है उनको ये जागरूक करना है कि मतदान उनका अधिकार है और जो आने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें वो अपना मतदान का जो अधिकार है उसको पूरी तरीके से निभाएं। सूरजपुर चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज 2 अगस्त से 31 अगस्त तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम शुरू किया गया। अब नाम जुड़वाना और भी हुआ आसान। स्वीप सूरजपुर चुनई चिरई के जरिए नए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में कार्यक्रम आयोजन करके छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी दी गई और शपथ भी दिलाया गया। नए वोटरों में उत्साह भी देखा गया। जिले के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने बताया कि अभी हमारे जिले में 80% मतदान होता है और इसे हमें और आगे बढ़ाना है। नए मतदाताओं को नाम जानने में परेशानी ना हो, इसलिए हमने आसान किया है। जैसा कि इस साल विधानसभा निर्वाचन होना है छत्तीसगढ़ में, तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत ये कार्यक्रम हुआ है और अभी द्वितीय चरण का विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सारे बूथ पे हमारे अभिहित अधिकारी उपस्थित होंगे, जहाँ पे यदि कोई ऐसे व्यक्ति जो मतदाता बनने के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, वो अपना नाम वहाँ पे जुड़ा सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होगा जिसकी अब डेथ हो गई होगी या जो अब शिफ्ट हो गए होंगे, तो उनके नाम पे वहाँ पे आपत्ति करके उनका नाम वहाँ पे विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार का किसी का नाम है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन करने की ज़रूरत है, तो वो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के माध्यम से ये सारी गतिविधियाँ वहाँ पे होंगी। इसके अतिरिक्त जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप है और सर्विस वोटर पोर्टल है। इसके माध्यम से ऑनलाइन भी लोग जो है अपना फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भर सकते हैं और मतदाता सूची को अपडेट करने में वो अपना योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ साथ चूँकि वोटर परसेंटेज जो है इस ज़िले का लगभग 80% है, तो हम लोग चाहते हैं कि 10 से 15% और अधिक वोटिंग यहाँ पे हो। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मतदाताओं को हम लोग और अधिक अवेयर करें। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।